राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनईपी डिस्कस करेंगे, एनईपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका हम लोग सेट 3 तक कर चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है। What is the key aim of education for imparting development of learners according to NEP 2020? Find out the incorrect option. क्या है, what aim क्या है एजुकेशन जो इम्पार्ट कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट लर्नर्स के लिए अकॉर्डिंग टू किसके, NEP 2020 के। फाइंड आउट करना मतलब कि जो लर्नर्स हैं उनके डेवलपमेंट में कौन सा, ये सारे पॉइंट सही हैं, बट ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मतलब जो NEP है ना उसका एम नहीं है एजुकेशन को डेवलप करने में, ये पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये देखिए, इंडिविजुअल्स विथ 100% एम्प्लॉयबिलिटी, ये जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो NEP है उसका सारा कनेक्शन है सिर्फ क्या कहते हैं, जो चिल्ड्रन है उनके ग्रोथ पे। ओके, जो चिल्ड्रन है उनके ग्रोथ पे, उनको कोई मतलब नहीं है किस चीज़ से, एम्प्लॉयबिलिटी से। तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट NEP 2020 होगा एक्चुअली ये। NEP 2020 recommended reducing curriculum content to enhance essential learning and critical thinking. Curriculum content will focus on following key issues. Take out the incorrect option C. जो ये NEP है उसने रेकमेंड किया है, जो पहले से करिकुलम आता आ रहा है, बट वो है क्या है करिकुलम, मतलब लाइक जो सिलेबस वगैरह है जो बच्चे पढ़ते हैं, बस पढ़ रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है। तो क्या किया है, वो जो क्रिटिकल मतलब टिपिकल सा जो करिकुलम था उसको हटाया है, उनको इन्हांस किया है, डेवलप किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है मतलब ये सब पॉइंट है जो उसमें फोकस किया गया, बट ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे नहीं फोकस किया गया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फोकस ऑन की रोट मेमोराइजेशन, इस पे फोकस नहीं किया, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, सॉरी, ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, NEP 2020 focuses on promoting experiential learning in all stages. It will be adopted including following pedagogies. चूज वन ऑफ द इनकरेक्ट चॉइस सी। जो NEP है उसने फोकस किया प्रमोट करने पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो पहले हम लोग क्या थे, पढ़ रहे थे कोई चीज़, हम पढ़ लिए, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, पढ़ रहे मतलब ही नहीं पता। तो अब क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया होगा। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो नया एजुकेशनल पॉलिसी आया है उसमें क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे, जो वोकेशनल एक्टिविटी, जाके देखिएगा वोकेशनल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो वोकेशनल एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है अलग अलग स्टेजेस में, उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं है, आई थिंक यही है ना, वेट, इट विल बी अडॉप्टेड। हाँ, इनकरेक्ट चॉइस कौन सा है इनमें से, तो सी। जो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो इनकरेक्ट है वो क्या है, स्टोरी टेलिंग बेस्ड, नो सॉरी, स्क्रिप्चुअल्स बेस्ड पेडागोगी। ओके, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये इस पर ऐसा कुछ फोकस नहीं किया है NEP ने, इसके अंदर कुछ फोकस नहीं किया। नेक्स्ट है NEP सजेस्टेड वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग लर्निंग अप्रोच टू क्लोज द गैप अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स वाइल प्रोमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब NEP प्रोमोट कर रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, तो कौन सा ऐसा बेस्ट टीचिंग अप्रोच है जो क्या करता है, गैप जो है लर्निंग आउटकम्स, लाइक जो टीचर स्टूडेंट के बीच जो गैप है, या फिर जो चिल्ड्रन है उनका ग्रोथ रुका हुआ है, जो हाई क्लास के बच्चे हैं और जो लो क्लास इन द सेंस, यहाँ पे गरीबी अमीरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो बच्चे जो मॉडर्न चीज़ों से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या कहते हैं उसको, फैमिलियर नहीं है, तो वैसे बच्चे को यहाँ पे लो क्लास कहा जा रहा है। तो जो लो क्लास के बच्चे हैं वो फैमिलियर नहीं है, वो इतने गैप है उनमें जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे बेस्ट टीचिंग जो अप्रोच है वो कौन सा है, सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर कंपटीशन किया जाए बहुत सारे बच्चों का, तो क्या उन बच्चों के पास टारगेट होता है, लाइक एक एग्जाम है, जैसे अभी है, आप लोग के पास इतनी वैकेंसीज है, आप लोग प्रिपरेशन करोगे, compete करते हैं, तो क्या होता है, ऑब्वियसली अपने आप का डेवलपमेंट होता है। तो ये बेस्ट है। At what stage in school education student will be given increased flexibility in the course choices of subject to study? कौन से स्टेज में
कौन से स्टेज में जाके जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन हैं स्कूल के, उनको फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, लाइक कि सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना है। ऑब्वियसली 11th-12th में जाके वो बढ़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी लेवल। देन और नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्टूडेंट विल बी गिवन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेज ऑफ सब्जेक्ट टू स्टडी एट सेकेंडरी लेवल, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग बिलो गिवन चॉइस। सी, जब सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो स्टूडेंट का क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से कि कौन सा होगा। तो क्या है, हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, नो हार्ड सेपरेशन अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, और नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक। इसका मीनिंग ये है, नहीं तो मतलब सेपरेशन मीन्स लाइक डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैरिकुलर मतलब लाइक जो पढ़ाई लिखाई का सिलेबस है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गए, को कैरिकुलर मतलब लाइक कल्चरल से जो रिलेटेड है। तो इन सब में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, ना ही आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, सारे बच्चे अपनी अपनी इच्छा है जिसको जो चूज करना है वो उस स्ट्रीम में जाएंगे, सबका ये स्कोप है। और वोकेशनल और एकेडमिक, लाइक वोकेशनल मीन्स जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होते हैं वो, और एकेडमिक मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ये तीनों ही बेस्ट हैं। तो ऑप्शन A, B, C आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट मैं स्क्रीन पे ला देती हूँ सामने, कुछ आएगा ही नहीं वो। क्वेश्चन ये है, देख लिया आंसर दिस। नाउ देयर विल बी ए स्ट्रिक्ट रूल टू सेलेक्ट ओनली वन अमॉन्ग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या जो नया NEP आया है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट रूल है कि लाइक बहुत टिपिकल रूल बना दिया, आपको साइंस लेना है तो आपको आर्ट्स लेना है, आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है? क्या लगता है आपको, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये कौन सा है, 7 नंबर है, ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, मर्जी है आपकी, आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अप टू व्हाट क्लास द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू NEP के अकॉर्डिंग कौन से ग्रेड के बच्चे तक लाइक कि कंपल्सरी होता है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो हमारा मदर लैंग्वेज है, जो होम लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाई हो। तो एट ग्रेड 5, सॉरी, हाँ, पॉसिबली अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 तक तो हो ही। उसके बाद अगर ग्रेड 8 तक, लाइक 8 क्लास के बच्चों तक अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो मतलब कम से कम 5 ग्रेड तक तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई हो ही, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस टू अडॉप्ट टीचिंग इन होम लैंग्वेज। मेन पर्पस क्या है जी? देखिए, जो होम लैंग्वेज में या फिर मदर लैंग्वेज में पढ़ाई हो स्कूल में, NEP में ऐसा कहा गया है, तो इसका क्या मेन पर्पस क्या है? जो वो भी 5 क्लास तक तो एटलीस्ट हो ही हुए, तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि गैप जो है ना किसके बीच, लैंग्वेज जो स्पोकन बाय, सॉरी, ब्रिज द गैप बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चाइल्ड एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग। ओके, जो गैप है किसके बीच में, लैंग्वेज जो बोलते हैं, लाइक देखिए जैसे मैं ये वीडियोज इंग्लिश में मतलब लाइक क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप्ड है और मैं पढ़ा रही हूँ, तो कई सारे कैंडिडेट का ये आता है कि मैडम हिंदी में वीडियो क्वेश्चन हिंदी में होने चाहिए। तो ये जो गैप है ना बच्चों के बीच और क्या कहते हैं टीचर्स के बीच, इसको कम करने के लिए कि बच्चे भी फैमिलियर हो पाए उस लोकल लैंग्वेज से और टीचर भी, ठीक है। फॉर प्रोमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, bilingual approach will be completely removed from school teaching learning process according to NEP 2020 language policy। ये कह रहा है NEP के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंडिया में हम लोग प्रमोट करें, उसके लिए क्या बाइलिंगुअल जो अप्रोच है उसको हटा दिया गया है लर्निंग प्रोसेस से। तो क्या लगता है आपको, ये सही है, गलत है, पार्शियली करेक्ट है या फिर पार्शियली इनकरेक्ट है? तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, नहीं हटाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ ये देखिए आंसर है, अगर कोई मिसमैच वैसे हुआ नहीं हुआ, आई एम डैम श्योर, बट अगर कुछ हो गया हो इन पे ऊपर नीचे वो क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ से आप लोग मैच कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेट है, ये 5 है। NEP 2020 इंट्रोड्यूस्ड अ बैगलेस कॉन्सेप्ट टू इंटर्न विथ लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट such as carpenter, gardener, potters, which class group will participate in this vocational activity? सी, मैंने vocational activity का टर्म यूज किया था पहले। जो vocational activity एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है जिसमें कारपेंटर्स लाइक जो है ना इंसान के लाइक जो कैंडिडेट है बच्चे हैं उसके अंदर पहले से स्किल्स डेवलप किया जाए
ये जो बेरोजगारी है इसको ख़त्म करने के लिए। वैसे भी मोदी जी का कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर, तो देखिए बचपन से ही उस मतलब वैसा स्कूल में कोई प्ले हो, कोई ग्रुप हो जिसमें कारपेंटर्स, गार्डनर्स, इन सब की उनको चीज़ों सिखाया जाए। तो एनईपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट अभी इम्बेड मतलब लाइक इम्बेड किया है, इंसर्ट किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सी ग्रेड के बच्चों के साथ ये सब किया जा रहा है, कौन सी ग्रेड के बच्चों के साथ ये सब अप्लाई है, तो 6 to 8 इनको करना है वोकेशनल एक्टिविटीज़ पे काम, ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020 conceptualized a concept for ancient India and its contribution to modern India, its success and challenges. What is the NEP ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया जिसके अंदर ये है कि जो एंशियंट इंडिया है, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिया है, जो पुराना जनरेशन है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉडर्न इंडिया में। क्योंकि अभी भी ओरिजिनल लैंग्वेज देख लीजिए, बहुत सारे कल्चरल है ऐसे जिसको भुलाया नहीं जा सकता, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए एनईपी कह रहा है कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंडिया, ओके, नॉलेज ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर कहा गया है कि एंशियंट इंडिया को आप कहाँ पे लाइक उसका कंट्रीब्यूशन हो किस में, मॉडर्न इंडिया में, सक्सेस में, चैलेंजेस में। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020C। जो यहाँ अगर कभी हम बॉडी की बात करते हैं ना, लाइक बॉडी नॉट आवर बॉडी पार्ट्स, एजुकेशनल बॉडी, कहीं पे गवर्नमेंट बॉडी, कहीं पे कमिटी बॉडी। बॉडी का मतलब यहाँ पे होता है कि जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, उसको कहते हैं यहाँ पे बॉडी। तो गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी जो है वो कौन, मतलब लाइक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है NCFSE, ये कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन सा बॉडी जो है इनको लाइक क्या कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं, जो लाइक उनको कंट्रोल करता है, किन के अंडर में है ये, कौन सी बॉडी, वो जो एजुकेशनल अथॉरिटी है जिनके पास, वो कौन सा है, NCERT, ओके, वेट, हाँ ये कौन सा है, NCERT के अंदर है, ठीक है। नाउ NEP 2020 recommend development of national textbook with local content and flavor। NEP जो है उसने रेकमेंड किया है कि जो नेशनल टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लोकल कंटेंट हो, लोकल फ्लेवर हो, ताकि लोग रीजनल लैंग्वेज से फैमिलियर हो सके, जो गैप है टीचिंग और टीचर्स और कैंडिडेट के बीच में उसको फुलफिल किया जा सके। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है और पार्शियली फॉल्स है, तो ये क्या है, सही है, मतलब सही है, ऐसा होना चाहिए। जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, लोकल ट्रेडिशनल जो रूल्स है, वो सब आने चाहिए हमारे नेशनल टेक्स्ट बुक में, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टेक्स्ट बुक विल बी पब्लिश्ड ओनली इन इंग्लिश एट नेशनल लेवल टू ब्रिंग यूनिफाइड सिस्टम इन इंडिया। NEP टेक्स्ट बुक जो है उस टेक्स्ट बुक विल बी पब्लिश्ड ओनली इन इंग्लिश एट नेशनल लेवल। NEP के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक है जो पब्लिश, वो सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश होगा। अगर नेशनल लेवल पे करते हैं तो वो क्या करेगा, यूनिफाइड सिस्टम लाएगा एक इंडिया में। क्या ये सही है, क्या लगता है आपको, तो इसका आंसर है ये फॉल्स है, ऐसा NEP ने कुछ नहीं कहा है। अभी ऊपर ही हमने देखा कि NEP ने क्या कहा है, जो लोकल लैंग्वेज और फ्लेवर है उनको भी हम लोग लाएंगे कहाँ पे, नेशनल टेक्स्ट बुक में, ओके। तो ये फॉल्स है। 360 डिग्री का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा ये इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इसको इस पे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, NEP के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड विल रिफ्लेक्ट इन ग्रेट डिटेल द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। 360 डिग्री जो मल्टी नेशनल रिपोर्ट कार्ड, जब रिपोर्ट कार्ड बनाया गया लाइक बच्चों के प्रोग्रेस का, एक एक स्टूडेंट का, NEP के अंदर ऐसा प्रोविज़न दिया गया है कि एक एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें उसके प्रोग्रेस के बारे में, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं इन सब का डिटेल्स होगा उसमें। तो वो किस किस टर्म से रिलेटेड है, ऐसा एक ऑप्शन इसमें पूछ रहा है। फाइंड आउट द ओड ऑप्शन बेलो, मतलब इन सब में से कौन सा है जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो कौन सा है ऑप्शन, पॉजिटिव, जो उससे रिलेटेड इफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर डोमेन भी है, पॉजिटिव जो है वो क्या है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज इट ट्रू दैट 360 डिग्री असेसमेंट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेज, रोल प्लेजेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ टीचर असेसमेंट।
क्या 360 डिग्री असेसमेंट के अंदर ऐसा कहा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट मतलब लाइक स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस जो भी उसका रिपोर्ट है, इन सब पे इंक्वायरी कर रहे हैं, तो क्या वो टीचर के साथ भी होना चाहिए, टीचर्स पे भी रिपोर्ट बनने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। ओके, ऐसा कुछ नहीं कहा है एनईपी ने। ये टीचर्स के रिपोर्ट सॉरी स्टूडेंट के रिपोर्ट की बात होती है, टीचर्स की बात नहीं होती है। ठीक है। इज इट ट्रू दैट द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल? जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है बनाया जाएगा, ये मतलब ये सही है, ये पूछ रहा है आपसे सही है या गलत है ये, कि जो रिपोर्ट कार्ड बन रहा है वो एक लिंक करेगा होम और स्कूल को, लाइक जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, पेरेंट टीचर मीटिंग हो स्कूल में, और जो भी ये एक्चुअली होता भी है करंट में, बट ये पब्लिक स्कूल में होता है, गवर्नमेंट स्कूल में अभी नहीं है एप्लीकेबल, तो वहाँ भी एप्लीकेबल करे एनईपी के अंदर ये चीज़ आए, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत अच्छा है। हर एक पेरेंट्स का हक है, उनको पता होता है कि एक्चुअल में उनके बच्चे का क्या स्टेटस है अभी, और वो क्या क्या इम्प्रूव करे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? तो ऑब्वियसली ये सही है, होना भी चाहिए। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल नॉट बी कंटिन्यू, इट इज़ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? NEP के अकॉर्डिंग है कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम्स होता है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं अपने यहाँ, वो नहीं कंटिन्यू होने चाहिए। ऑब्वियसली ये फॉल्स है। ऐसा कब कहा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमेशा ही बोर्ड एग्जाम्स तो कंटिन्यू है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? गाइज, अब फुल फॉर्म जो है इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे टर्म्स ऐसे मिलेंगे जिसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं है फुल फॉर्म की, तो आप लोग को ध्यान रखना है। फुल फॉर्म किसका? इसको पढ़ना BOA है, लाइक, या फिर हाँ BOA पढ़िए, पर टाइप करते हैं बोस। ओके, BOA का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, इन रेफरेंस टू इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट। ओके, BOA का मतलब क्या है? बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट। ये फिर वही आंसर है, आप लोग मैच कर सकते हैं वहाँ से। नाउ कम टू सेट 6। ओके, सेट 6 पे आ गया। टू ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल टीचर्स एंड नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ ग्रेड 10 and 12 अकॉर्डिंग टू NEP ऑल स्टूडेंट विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग क्लासेज, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए मतलब लाइक पहले क्या होता था, सिर्फ 10th और 12th में बोर्ड होते थे। अभी क्या है, NEP ने इम्प्लीमेंट किया है कि जो 10th 12th से नीचे जो ग्रेड है वहाँ पे भी एग्जाम्स होंगे, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कौन सी ग्रेड में होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फिर उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। वेट, सेक्शन सी, हाँ, उसका सीक्वेंस ये है 3, 5 और 8 में होने चाहिए। ठीक है, 3, 5, 8, 10, 12 याद रखिएगा। कक्षा 3 में, 5 में, 8वीं जो कहते हैं लोग, 8 में, और फिर 10th और 12th। ठीक है। NEP 2020 proposed to set up a national assessment center. What is the name of NAC? NEP ने प्रपोज किया सेटअप नेशनल असेसमेंट सेंटर, तो नाम क्या है उस NAC का? नाम क्या है? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। ये जो NAC है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल असेसमेंट सेंटर। और उसका नाम क्या है? उस NAC का नाम क्या है? तो उस NAC का नाम है परख। गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए प्लीज़ इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो NAC है, फुल फॉर्म क्या है NAC का? नेशनल असेसमेंट सेंटर। और जो NAC का नेम क्या रखा गया? परख। ठीक है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख? जो परख नेशनल NAC बनाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ओके, सेट करना है किसको? नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को और गाइडलाइंस को। वेट, हाँ जी सही है। कि परख का मेन एम्स क्या है कि नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइड, जो स्कूल्स के लिए रूल्स वगैरह बनेंगे, क्या कहते हैं, स्टूडेंट के लिए जो रूल्स बनेंगे उसको कंडक्ट कौन करेगा, लाइक कहाँ से वो इनिशिएट हो रहा है, उसको फॉलो कैसे करवाना है स्कूल में, ये सब कौन देखेगा? परख देखेगा, ये NAC। विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम अकॉर्डिंग टू NEP 2020? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इसी एग्जाम के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए, ये जरूरी नहीं है पैडागोजी में ही आए, ये GK में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो देखिए जो NEP के अकॉर्डिंग ये जो NTA है, सी इसका करेक्ट आंसर है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फुल फॉर्म भी याद रखिए और नेम भी याद रखिए। जो अभी पेपर होने जा रहा है, अभी ही नहीं,
थोड़े टाइम पहले से ही ये स्टार्ट हो चुका है, बट ये इनिशियल फेज में। अभी क्या है, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, ये ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो रहे हैं ना, वो सब अब एनटीए कंडक्ट करेगा। जितने बैंक्स के केवी, जितने सारे स्कूल के ऑल एग्जाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, वो सारे अब एनटीए करेगा। एनईपी ने ही इसे क्या कहते हैं, इनिशिएट किया है, बनाया ही गया है। इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के एंट्रांस एग्जाम करेगा कंडक्ट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम है, इसका ऑप्शन ये सही है। बट एनटीए ही, जैसे अभी एमआरएस का पेपर है तो वो भी एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है। बाकी जो केवीज एनवीएस है, इन सब के भी अब एनटीए ही करेंगे। एनटीए सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए ही ये एजेंसी बनाया गया है। ओके, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? गाइज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करेगा क्या गाइडलाइंस एजुकेशन जो देते, मतलब लाइक चिल्ड्रन को एजुकेशन, उसके ग्रोथ के लिए जो गाइडलाइंस है, वो कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा? तो सी एनसीईआरटी एंड एनसीटीई इम्पोर्टेंट है। वैसे भी ये इसी एग्जाम्स में नहीं, कोई भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो ये आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एंड एनसीटीई। अकॉर्डिंग टू एनईपी, schools and school complexes will hire local eminent person or experts for teaching extracurricular vocational courses. What is proposed name of the post? See, जो वोकेशनल, ये वोकेशनल पहले नहीं था। जो पुराना हमारे एजुकेशन पॉलिसी था उसमें वोकेशनल टर्म नहीं था। जो रिसेंटली एनईपी आया है 2020 में, जो एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस हुआ है, उसमें क्या है कि वोकेशनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। मतलब एकेडमिक तो हमारा है ही, वोकेशनल मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है हमारे, ग्रुप वर्क सब जो है, वो सब उसके लिए एक टीचर हायर किया जाएगा स्पेशली। तो उस पोस्ट का नाम क्या किया है, आप टीचर मान लीजिए या इंस्ट्रक्टर मान लीजिए, तो उस पोस्ट का क्या नाम दिया गया है? तो वोकेशनल एक्टिविटी के लिए हायर करेंगे, दैट्स वाई वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वेट इसका करेक्ट आंसर है मास्टर इंस्ट्रक्टर। ओके, सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया था। वेट, मास्टर इंस्ट्रक्टर है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बात मत माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी बोल दिया, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि वोकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इंस्ट्रक्टर हायर कर रहे हैं तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होगा, नो। उसका नेम क्या है? मास्टर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasized ऑन टीचर एम्पावरमेंट, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग आई सी। इस टॉपिक पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए और आंसर एक ही होता है। क्या है कि टीचर को एम्पावरमेंट के लिए कितने आवर्स की टीचर ट्रेनिंग चाहिए? एनईपी के अकॉर्डिंग 50 आवर्स की। ओके, टीचर्स को कितने देर की ट्रेनिंग चाहिए एकेडमिक सेशन में? लाइक 1 साल के अंदर की बात हो रही है ये, तो कितने आवर्स की चाहिए? 50 आवर्स की। नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल, लाइक वो टीचर्स के लिए था, अब है स्कूल प्रिंसिपल और जो स्कूल में मेन लीडर होते हैं, लाइक प्रिंसिपल के नीचे हो गए, टीचर से ऊपर हो गए, या फिर लीडर हैं जो अदर एक्टिविटीज़ को के साथ डील करते हैं, उनके लिए एकेडमिक ईयर में कितने आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए? तो इनके लिए भी क्या है? 50। ओके, 50 आवर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। NEP 2020 proposed professional standard setting body will develop common guiding set of principles for the teacher. What will be the name of organization? PSSB फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। अब NEP के अंदर ये है, विल डेवलप कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ, मतलब ये डेवलप करेंगे जो PSSB है, कॉमन गाइडलाइंस बनाए हैं कुछ टीचर्स के लिए। नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है? तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020 प्रपोज द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विच मस्ट बी अचीव्ड बाय ईयर। गाइस सी, जब भी अगर यहाँ पे बात करेंगे ना किसकी, अगर आप लोग ना भी पढ़ पाए, इन केस वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ के नहीं गए, बट NEP में कि ये चीज़ हम कब अचीव करेंगे, कब कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, उसमें 2030 हो ऑप्शन में, मतलब 2030 हो, क्योंकि NEP के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। गवर्नमेंट का टारगेट ही यही है कि 2030 तक हमें अचीव करना है। जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ
एजुकेशनल पॉलिसी इसलिए चेंज ही किया गया, 2030 मेन टारगेट रखा गया है कि एनी हाउ आप लोगों को क्या करना है, ग्रोथ होना चाहिए, जो हमारा एजुकेशन है और हर एक सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए। तो इसका भी आंसर यही है 2030, ठीक है। बट ध्यान हमें ये रखना है कि अगर इन केस हमको क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो जिसमें हमें नहीं पता है ईयर का, तो आप उसमें अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ये टिक करके आइएगा, मे भी सही हो जाए। NEP 2020 प्रपोज किया मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विच मस्ट बी अचीव्ड बाय, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सारे टीचर्स, अगर कोई टीचर्स नहीं है इस डिग्री को मतलब क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पा रहे, किसी स्कूल में ऐसे हैं, तो उनको 2030 से पहले सबको वो जो डिग्री है वो ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए वो कोर्स। NEP ने प्रपोज किया है मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाँ, जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रखा गया है टीचिंग के लिए उसमें इन सब में से सब आते हैं, बट कौन सा ऐसा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है वो ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो कौन सा ऐसा जो ऑड है, मतलब जो नहीं है वैलिड 3 ईयर BEd प्रोग्राम, ये क्या है, वैलिड नहीं है। 4 ईयर चलेगा, 2 ईयर चलेगा, 1 ईयर, 3 ईयर BEd प्रोग्राम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, चलिए अब ये नेक्स्ट ये आंसर सीट है उसका जो भी हम लोग कर रहे थे। अब नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, सेट 7 है। व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021, नाम क्या रखा गया नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क का। सीधी सी बात है कि जो टीचर एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क बना है उसका नाम क्या रखा गया है, तो करेक्ट आंसर है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021। गाइस बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये कमेंट करते हैं कि उनको हिंदी में चाहिए ये क्वेश्चंस, सॉरी उनके लिए अभी कि मैं हिंदी में क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, बट हाँ मैं एक्सप्लेन तो हर एक क्वेश्चन को हिंदी में कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैं हिंदी में वापस उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देती हूँ, आंसर को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। आप देखिए एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चन और ऑप्शन तो माइंड में होंगे। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE, ये इस क्वेश्चन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क का नाम क्या होगा, दूसरा NCFTE का फुल फॉर्म, इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू NEP। ग्रेटेस्ट टूल वो कौन सा टूल है जिससे अचीव कर सकते हैं सोशल जस्टिस और इक्वलिटी NEP के अकॉर्डिंग। ये जो गैप है, जो भी गैप है बहुत सारे लोगों के बीच में, लाइक कैंडिडेट और टीचिंग के बीच में, फिर जो कल्चरल गैप है उनको कैसे फिल किया जा सकता है, वो टूल किसको माना गया है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन, क्योंकि NEP बना ही है सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी ही है, इसमें एजुकेशन पे मेनली फोकस किया गया है, एजुकेशन को ही ग्रोथ करना है। जो लोअर क्लास के बच्चे हैं जहाँ पे एजुकेशन पहुँचा ही नहीं है, उन बच्चों का एजुकेशनल ग्रोथ हो, वो भी कम्पीट कर पाए जो जनरली जो बच्चे हैं उनके लेवल पे, इसलिए ये तो इसमें मेन क्या है, एजुकेशन। ऑब्वियसली एजुकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी गैपेज हैं उसको ख़त्म कर सकते हो। Bridging the gaps in access, participation and learning outcomes of children will continue to be one of the major goals of all education sector development program। जो मेजर गैप आइडेंटिफाइड किया गया है ना NEP के द्वारा, वो कौन सा गैप माना गया है, तो देखिए वो कौन सा गैप है, सोशल कैटेगरी गैप। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट को लेके, रेसेस को लेके है, जो सोशल हमारा ट्रेडिशनल जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं उन्हीं पे है। इनको सबसे, और NEP में सबसे ज़्यादा इस पे ही फोकस किया गया है कि इसको किसी भी तरह ख़त्म किया जाए। कौन सा, सोशल कैटेगरी गैप्स, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है NEP 2020 recommends that regions of the country with large population from educationally disadvantaged SCDGS should be declared as। NEP ने रेकमेंड किया वैसे रीजन्स को, कंट्री के वैसे रीजन्स को जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत कम है, तो वैसे उसको क्या डिक्लेयर किया गया है, स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन के अंदर रखा गया है ताकि वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए पढ़ाई पे, जो वहाँ के लोगों में नहीं है उसको डेवलप किया जाए उनका एजुकेशनल, तो इसलिए क्या है स्पेशल एजुकेशन जोन। यहाँ से 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये देखिए SEZS का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। नेक्स्ट, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund
टू बिल्ड द नेशन कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स। सी इस क्वेश्चन में मेनली फोकस करने वाला है कि एनईपी के अंदर क्या है, कौन सा फंड है, ऐसा कौन सा फंड है जो दिया गया है जहाँ पे इक्वलिटी आए, क्योंकि बॉयज़ को हमारी सोसाइटी में क्या है प्रेफर दिया जाता है, गर्ल्स नहीं पढ़ते या फिर ट्रांसजेंडर को लोग स्कूल में एडमिशन ही नहीं देते। तो एनईपी के अंदर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया। और कौन सा ऐसा फंड है, उस फंड का नाम क्या है, जिसके थ्रू गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट हैं इनको भी इक्वलिटी दिया गया है नॉर्मल बच्चों के तहत। तो उस एक्ट का नेम क्या है, उस फंड का नेम क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है, उस फंड का नेम क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड। ओके, सॉरी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, जेंडर इंक्लूजन फंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैंड्स फॉर RPWD। मैं बार बार कह रही हूँ, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो क्या कहते हैं इसको, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और जो गवर्निंग बॉडी है उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। RPWD जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये ध्यान रखना होगा आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है RPWD का। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज एक्ट 2016। ये भी आ सकता है कि जो RPWD है वो इनिशिएट कब हुआ था, कौन से ईयर में, तो 2016 में। एक क्वेश्चन ये बन गया। RPWD का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। ओके, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इज दिस, फुल फॉर्म ये है। What does CWSN स्टैंड फॉर। CWSN जो है वो क्या स्टैंड करता है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। CWSN का फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। किसके साथ, वो बच्चे जो किसके साथ हैं, स्पेशल नीड्स के साथ। अब देखिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज another सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन एनईपी। एनईपी के अंदर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को क्या कहा गया, मतलब लाइक कौन से बच्चे के अंदर आते हैं, ये कौन से चिल्ड्रन के अंदर आते हैं, दिव्यांग चाइल्ड। ओके, इनको क्या कहा गया, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को जो बच्चे हैं उनको क्या कहा गया है, दिव्यांग चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सर्व शिक्षा अभियान SSA विल बी subsumed as new program. What is the name of program? NEP के अंदर जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको सबज्यूम्ड किया गया है कौन से प्रोग्राम के अंदर, उसका नाम क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज समग्र शिक्षा स्कीम, SSS, मतलब SSS है ये। ठीक है, वो था SSA, ये SSS है। समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर जो ये शिक्षा अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, सब एज्यूम किया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूडाइज, गाइज ये जो यूडाइज है इसके सर्वे पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूडाइज का जो डेटा है ये आपको ध्यान रखना होगा। अकॉर्डिंग टू यूडाइज 2016-17 डेटा, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडिया पब्लिक प्राइमरी स्कूल हैव लेस देन 30 स्टूडेंट। क्योंकि स्कूल्स में क्या होता है 60 बच्चों का एक कंडीशन रखा गया और सेक्शंस में क्या हो तो 30-30 हो, मतलब एक सेक्शन में 30 दूसरे सेक्शन में 30 हो। यूडाइज के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया पब्लिक है, मतलब इंडिया की जो पब्लिक है कितने परसेंटेज हैं जो प्राइमरी स्कूल में लेस है, मतलब कम है 30 स्टूडेंट से ज़्यादा एक सेक्शन में। तो इसका डेटा क्या आया था 18%। ओके, इसका डेटा क्या आया है 18%। नेक्स्ट, ये उसका आंसर है जो हमने अभी किया। नेक्स्ट, ये सेट 8 है, अब इसको डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूडाइज, गाइस सॉरी ये एक्चुअली क्या है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू यूडाइज 2016-17 डेटा, हाउ मेनी परसेंट ऑफ इंडिया अपर प्राइमरी स्कूल। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स है। ओके वेट, उसमें क्या था जो पर क्वेश्चन है, हाँ यही सेम है। पब्लिक प्राइमरी स्कूल का जो डेटा था उसमें क्या है 18% है, ये ध्यान रखिएगा। किसमें, पब्लिक प्राइमरी स्कूल में का जो डेटा है वो कितना है 18% है। बट अगर वहीं पे बात करते हैं अपर प्राइमरी स्कूल के डेटा की, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा 14.8। ओके, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। अगर बात करेंगे पब्लिक प्राइमरी स्कूल की तो 18% हो जाएगी, बट वो अपर प्राइमरी हो गया तो 14.8%। ये सब यूडाइज के डेटा की बात हो रही है। हाउ मेनी स्कूल्स वेयर सिंगल टीचर स्कूल अकॉर्डिंग टू यूडाइज। सी सिंगल टीचर से क्या है,
अभी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए एनईपी के अंदर, वो उसको क्या रखा गया है, फॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 30:1। 30 कैंडिडेट पे 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होने चाहिए। कितने ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल है, मतलब जहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है? यूडाइज के डेटा के अकॉर्डिंग 108017। डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना होगा आपको, बहुत ही कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से रखिए। ऐसे याद रख सकते हैं, लास्ट में 7 है, इससे जो जस्ट एक बड़ा वो है 7 के बाद 8 आता है, तो 108017 डन। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल सर्विंग ग्रेड्स 1 to 5 वेयर सिंगल टीचर स्कूल यूडाइस के अकॉर्डिंग जो 1 to 5 वाले स्कूल हैं, ग्रेड 1 to 5 वाले जो स्कूल है वो सिंगल टीचर के अकॉर्डिंग सर्व हो रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है 85743 डन, 85743। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCDP, फिर से आ गया फुल फॉर्म, ध्यान रखना है। SCDP का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान। SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर, सी से क्या है, कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर दोनों है, फिर डी से डेवलपमेंट, पी से प्लान, स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान, ओके। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन विल स्ट्रेंथन और इस्टेब्लिश बाल भवन्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस कैन विजिट वंस अ वीक, एग्जाम्पल ऑन वीकेंड्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, उस पर फोकस कर रहा है मेनली बाल भवन्स को बनाने पे, ताकि जो बच्चे हैं स्कूल्स के वो क्या है एटलीस्ट या तो वीकेंड में लाइक सैटरडे को जाएं। अभी भी होते हैं बहुत सारे पब्लिक स्कूल जो है, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल, वो विजिट कराते हैं बच्चों को कहीं ले जाके, जैसे कोई पब्लिक प्लेस है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर ले जाके, तो ऐसे ही बाल भवन्स को वो क्या करे, विजिट करे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर फोकस कर रहा है बनाने पर? तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द गोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू NEP 2020। क्या गोल होगा स्कूल एजुकेशन का, मतलब जो रेगुलेटरी सिस्टम है उनका NEP के? तो मेनली यहाँ पे जो सारा चीज़ फोकस किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, एजुकेशनल पे ही। तो टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, NEP का मेन यही फोकस है 2030 तक किसी भी तरह एजुकेशनल जो सेक्टर है, जो एजुकेशन है वो ग्रोथ हो, बहुत सारे बच्चों के बीच जो नहीं है, जो गैप है उन सबको फिल किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020 recommends that school education regulatory system will restrict school, prevent innovation और demoralize teacher, principal and student. What do you think? NEP के अकॉर्डिंग क्या ऐसा है कि स्कूल जो है वो, मतलब स्कूल का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, लाइक जो अपर पोस्ट पे हैं, प्रिंसिपल मान लीजिए, उनसे ऊपर जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसको, स्कूल्स को, प्रिवेंट इनोवेशन, मतलब टीचर्स वगैरह को, प्रिंसिपल्स को। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता भी है, कई सारे प्रिंसिपल्स है वो टीचर्स को डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं उनके ऊपर, बच्चों के ही सामने उनका रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। फिर स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि आप अगर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा तो आप जल्दी बस आके डायरेक्ट ऑफिस में कर सकते हो कंप्लेन। तो क्या आप सोचते हो ऐसा सब NEP के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है? ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको एजुकेशनल ग्रोथ पे फोकस करना है, इनको इन सबसे, मतलब ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाया गया, ठीक है। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल हैंडल द एजुकेशनल ऑपरेशन एंड सर्विस प्रोविजन फॉर द पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो पब्लिक स्कूल है ना उनके रूल्स और रेगुलेशन, उनके जो सिस्टम है पूरे उस स्टेट के अंदर, जो पब्लिक स्कूल है उनके सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो सी वो जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो पब्लिक स्कूल में जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द नेम ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी टू एंश्योर दैट ऑल स्कूल्स फॉलो सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्या नाम है उस इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी, मतलब बॉडी लाइक वही टीम, जो कमिटी है, जो सारे स्कूल्स, मतलब जितने भी स्कूल्स हैं ना वो प्रोफेशनल और क्वालिटी लाइक टीचर्स जो वहाँ पे हो रहे हैं वो क्राइटेरिया को फुलफिल करें, जो बच्चे आ रहे हैं, जो वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करें स्टेट वाइड, मतलब स्टेट लेवल पे है तो वो उस इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, जो टीम है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है द स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, SSSA।
अगेन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। SSS इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और ये क्या है? तो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट टीम है जो स्टेट वाइड बनती है। क्या है? पब्लिक कोई भी स्कूल जो है उसमें क्या है, क्वालिटी को वो लोग फॉलो करें, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, उनको देखने के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन फाइनली आ गए हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच एजुकेशनल स्टेट बॉडी विल प्रिपेयर SQAAF फॉर एंश्योरिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? कौन सा एजुकेशनल स्टेट है बॉडी, मतलब कौन सा एजुकेशनल स्टेट बॉडी है जो प्रिपेयर करता है SQAAF को इंश्योरिंग ओवर क्वालिटी, मतलब एजुकेशनल के क्वालिटी को ओवरऑल मेंटेन करता है? तो कौन सा ऐसा टीम है? ये देखिए, इसका जो नेम है वो क्या है? SCERT। SCERT, दैट्स इट। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, ये इसके आंसर्स हैं कुछ। गाइज ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेरी कीजिए। एंड थैंक्स टू यू कि मुझे भी जो ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उनका इतना नॉलेज हो पाया। ओके, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है उन पे नेक्स्ट वीडियो को में देखेंगे।